हेलो दोस्तों, फाइनली आपका वेट ख़त्म हो चुका है क्योंकि एसएससी ने इस साल की अपनी एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरने शुरू हो चुके हैं। इस बार एसएससी के सीजीएल के नोटिफिकेशन में कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन इससे पहले हम इसकी बेसिक बातें जान लेते हैं जिनको पता नहीं है कि एसएससी सीजीएल क्या है और इसमें क्या क्या रहने वाला है। जो बच्चे नए हैं और जो पहली बार इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल भर्ती फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। उन फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जिन्होंने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है या जो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में और मिनिस्ट्रीज़ में अच्छी अच्छी पोस्ट पर ज्वाइनिंग करनी है तो आपको इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिल सकती। इसके अंदर आपको वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ देखने को मिल जाती है। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी इसके लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद आपकी सैलरी यहाँ पर 75,000 रुपये से स्टार्ट होती है और वह 1 लाख से ऊपर तक जा सकती है। इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी की सारी जो जानकारी है कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आप इसमें समझेंगे। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में इस बार क्या बदलाव हुए हैं वह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसका फुल डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज हम देखेंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट पर आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी इस भर्ती में जॉब का डिपार्टमेंट विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है वह भी हम जानेंगे। कैसे पता चलता है कि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपको किस पोस्ट के ऊपर और किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलने वाली है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस भर्ती के लिए ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिरी तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह एसएससी का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इस बार एसएससी ने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12,256 निकाली है। वैसे तो 15,000 प्लस वैकेंसीज की उम्मीद थी, लेकिन थोड़ी वैकेंसीज इस बार कम आई है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, ठीक है। 12,256 वैकेंसीज आपको इस बार देखने को मिलने वाली है। अलग अलग विभागों में आपको पोस्ट मिल जाएगी। आगे चल के हम देखेंगे किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, एसएससी ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भी भराने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म जो है 21 मई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 22 जून 2026 रखी गई है, यानी कि 22 जून तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एग्ज़ाम डेट भी बता रखी है। इसमें जो आपका टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है, यानी कि आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है सीबीटी फर्स्ट जो होता है, वह अगस्त सितंबर के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं टीयर सेकंड यानी सेकंड एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर 2026 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको लगभग 2027 की मार्च फरवरी तक आपको जो है फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट और डिपार्टमेंट के बारे में। दोस्तों, आपको यहाँ पे लेवल 4 से पे लेवल 8 तक की जो है पोस्ट देखने को मिल जाती है। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स पर अलग अलग पोस्ट निकली हुई है, जैसे कि हम देख सकते हैं पे लेवल 8 की हमारी जो 3 पोस्ट निकली है। इसके डिपार्टमेंट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पे लेवल 8 में अपनी जो फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट
ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, ये है सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, इसका डिपार्टमेंट है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, सेकंड जो पोस्ट है पे लेवल 8 में, वो भी असिस्टेंट ऑडिट की, ये स्टेट लेवल पर है, वही सेम डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है। और थर्ड पोस्ट जो है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की है, स्टेट लेवल की है, सेम डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे रहने वाला है। ये आपकी जो है तीनों की तीनों ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है, पे लेवल 8 आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, फिर आती है पे लेवल 7 की पोस्ट। इसमें आपको सारी की सारी ग्रुप बी की पोस्ट देखने को मिलती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपकी पोस्ट है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट पर इस पोस्ट को निकाला गया है, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर आपकी जो है असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है आपकी। सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर जो इंस्पेक्टर होता है उसकी पोस्ट है। एग्जामिनर इंस्पेक्टर की पोस्ट है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, डिपार्टमेंट भी आप स्क्रीन पे साथ के साथ देख सकते हो। इसके अलावा आपकी असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है, जो कि इन्फॉर्मेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, यानी ईडी के अंदर। सब इंस्पेक्टर की आपकी जो पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी आईबी के अंदर। इंस्पेक्टर की पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अलावा आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर भी इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका डिपार्टमेंट यहाँ रहने वाला है। ये हो गई आपकी ग्रुप बी की पे लेवल 7 की पोस्ट। पे लेवल 6 की पोस्ट, इसमें भी आपको लगभग सारी पोस्ट ग्रुप बी पर देखने को मिल जाएगी। ग्रुप बी की आपकी जो इसमें पोस्ट रहती है। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है, रिसर्च असिस्टेंट की है, डिविजनल अकाउंटेंट की है, सब इंस्पेक्टर जूनियर सब इंस्पेक्टर की है, इंटेलिजेंस ऑफिसर की है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो आती है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगर की है, ग्रेड 2 की, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है, सीबीटीटी डिपार्टमेंट की, सेक्शन हेड की जो है आपकी पोस्ट इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट है आपकी पे लेवल 6 ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहती है। ठीक है, फिर आती है पे लेवल 5 की पोस्ट। इसमें आपको ग्रुप सी की पोस्ट देखने को मिलती है। ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, फिर पे लेवल 4 की जो पोस्ट आती है ग्रुप सी की, इसमें पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। इसमें भी जो है आपके पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क्स, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपकी यह पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, मतलब कि मिनिस्ट्रीज़ के, रेवेन्यू ऑफिस के, आईबी के, लगभग अच्छे अच्छे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो टॉप डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग सारे डिपार्टमेंट्स की पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो डिपार्टमेंट्स में पोस्ट निकाली हुई है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि एज लिमिट और क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे क्या मांगी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। तो दोस्तों, इसमें जो डिफरेंट पोस्ट होती है उनके हिसाब से आपकी एज लिमिट डिसाइड की जाती है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल है। इसमें पे लेवल 8 की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए आपकी जो एज लिमिट है 18 से 30 साल रहने वाली है। ठीक है, पे लेवल 7 की जो आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आती है उसमें आपकी एज लिमिट 20 से 30 साल रहने वाली है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उसमें आपकी जो एज लिमिट है 18 से 30 साल रहने वाली है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, उसकी जो एज लिमिट है आपकी 20 से 30 साल रहने वाली है। इसी तरह असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो अदर पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और
AFHQ डिपार्टमेंट में उसकी भी एज लिमिट आपकी 20 से 30 साल रहने वाली है, ठीक है। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एंड अदर मिनिस्ट्रीज में उनकी, और इनकम टैक्स ऑफिसर की, एक्साइज ऑफिसर की जो आपकी है, और इसके अलावा असिस्टेंट इंफॉर्मेंट ऑफिसर की है, इनकी जो है एज लिमिट सबकी 18 से 30 साल रहने वाली है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, उसमें आपकी एज लिमिट 20 से 30 साल रहने वाली है। इंस्पेक्टर पोस्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, उसमें आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल रहने वाली है। और नारकोटिक्स में जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए भी आपकी सेम एज लिमिट 18 से 30 साल यहाँ रहने वाली है, ठीक है। पे लेवल 6 की जो अधिकतर पोस्ट है उसमें भी आपको 18 से 30 साल की एज लिमिट देखने को मिल जाती है। लेकिन इसकी जो एक पोस्ट है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम वाली जो है डिपार्टमेंट की, उसमें जो है 18 से 32 साल तक आपकी पोस्ट रहने वाली है। लगभग आपकी जो अधिकतर सारी जो पोस्ट है आपकी, उनके लिए अधिकतम जो एज लिमिट है 30 साल तक रखी गई है। लेकिन इसमें ओनली यह एक अकेली ऐसी वैकेंसी है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की, जिसके लिए एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 32 साल रखी गई है, ठीक है। अगर आप की एज 31 या 32 साल भी है तो भले आप और वैकेंसीज के लिए इसमें अप्लाई ना कर पाओ, लेकिन अगर आपकी एज 32 साल भी है तो आप SSC CGL के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बड़ा बदलाव भी यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न के अलावा। फिर आती है पे लेवल 5 की पोस्ट। तो इसमें जो आपकी जितनी भी अकाउंटेंट की और ऑडिटर की पोस्ट है सबके लिए 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। वहीं पे लेवल 5 की जो पोस्ट है उनके लिए भी 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो भी एज लिमिट है इस तरह आपकी एज लिमिट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। दोस्तों हाँ, आपकी जितनी भी पोस्ट है ना, चाहे वो ग्रुप सी की पोस्ट हो, ग्रुप बी की पोस्ट हो, किसी भी ग्रुप की किसी भी पे लेवल की पोस्ट हो, आपको बस ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। चाहे फिर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, BA किया हो, BSc BCom किया हो, BBA किया हो, BSc कुछ भी कर रखा हो, वो मैटर नहीं करता। आप अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और बात नोटिफिकेशन में बताई गई है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2026 से पहले पूरी होती है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहें, ठीक है। अभी मई जून चल रहा है और इसमें क्या है, अगस्त तक की लिमिट रखी गई है। तो अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं अभी तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका जो है फाइनल रिजल्ट 1 अगस्त 2026 से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे 100 रुपये चार्ज किए गए हैं। वहीं SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पे चार्ज नहीं की गई है। फॉर्म फीस उनके लिए 0 रहने वाली है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि भर्ती के लिए अप्लाई करने के बाद आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। दोनों कंप्यूटर बेस्ड आपके एग्ज़ाम रहते हैं, CBT जिसे वो बोलते हैं अपन, वो आपका होने वाला है, ठीक है। पहला जो आपका एग्ज़ाम है टियर फर्स्ट जिसे कहते हैं, वो आपका अगस्त या सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा, आपकी जो है एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, ठीक है। और सेकंड आपका जो एग्ज़ाम है वह इस साल दिसंबर तक आपका होने वाला है, ठीक है। टियर फर्स्ट जो आपका रहता है क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप इसे क्वालिफाई कर पाओगे तो ही आप नेक्स्ट स्टेप यानी कि मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका CBT फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि इस बार SSC ने इसके एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, उसे समझ लेते हैं कौन से बदलाव यहाँ पे किए गए हैं।
एसएससी के टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम यानी कि सीबीटी फर्स्ट में आपको जो है टोटल 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का रहता है। 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन का 2 नंबर यानी कि टोटल 50 नंबर का आपका ये सेक्शन रहता है। दूसरा सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के वही। क्वांटिटी एप्टीट्यूड तीसरा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। चौथा सब्जेक्ट आपका रहता है इंग्लिश का। इसमें भी सेम 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वही 50 नंबर का आपका ये सेक्शन रहता है। ठीक है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। टोटल आपका जो रहता है 100 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम रहता है। एक क्वेश्चन के 2 नंबर यानी कि टोटल 200 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एसएससी ने जो बदलाव किया उसके बारे में। तो पहले क्या होता था, आपके जो 100 क्वेश्चन रहते थे ना, इसके लिए आपको पूरा 1 घंटे का टाइम दिया जाता था। 60 मिनट की जो है आपकी टाइम ड्यूरेशन रहती थी। ठीक है, चाहे आप उन 60 मिनट में किसी भी सेक्शन में कितना भी यूज़ करो टाइम, कोई आपकी लिमिट नहीं रहती थी। लेकिन इस साल क्या है, एसएससी ने टाइम लिमिट को सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। वो कैसे, इसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि जो आपका पहले घंटा था उसमें आप चाहे 15 क्वेश्चन मैथ के कर लो, फिर हिंदी का सेक्शन ले लो, फिर दूसरा सेक्शन ले लो, या किसी भी सेक्शन में कितना भी टाइम दो। जैसे कि आधा घंटा आपने मैथ में दे दिया, बाकी के आधे घंटे में आपने बाकी के सेक्शन देख लिए, ऐसा कर लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार आपको हर सेक्शन के लिए एक स्पेशल टाइम लिमिट रख दी गई है। हर सेक्शन के सोल्व करने के लिए आपको 15-15 मिनट का टाइम दिया गया है, यानी कि आपको दिए गए समय में ही हर सेक्शन सोल्व करना रहेगा। जैसे ही आपके वो 15 मिनट ओवर होते हैं, आप उस सेक्शन को ओपन नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो आंसर्स है आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं मैथ के, तो आपको 15 मिनट में ही आपके 25 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। अगर आप टाइम ओवर कर देते हैं तो आप फिर मैथ का सेक्शन सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह जीएस का, इंग्लिश का और सभी के लिए 15-15 मिनट का टाइम डिवाइड किया गया है। तो टोटल 60 मिनट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और हर सेक्शन के लिए आपको 15-15 मिनट का टाइम दिया गया है। ठीक है, मतलब कि आपको जो इस बार कैलकुलेशन पर काफ़ी ध्यान देना होगा। आपकी जो स्पीड है काफ़ी इंक्रीज़ करनी होगी, जब जाकर आप 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या बदलाव हुआ है, किस तरह आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। हर सेक्शन में आपको 15 मिनट का टाइम दिया रहेगा। आपको उस 15 मिनट के अंदर ही उन 25 क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है आपका 200 नंबर का होता है, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जो आपको सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल करता है। कैटेगरी वाइज जो है मेरिट निकाली जाती है। अगर आप मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसकी स्टेज सेकंड के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको सीबीटी 2 देना होता है। ठीक है, जो कि इसका मेंस एग्ज़ाम होता है। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम सीबीटी 2 की। ठीक है, जो कि आपका पेपर सेकंड रहने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट आपके वही रहने वाले हैं जो आपके फर्स्ट एग्ज़ाम में रहते हैं। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जो है जनरल अफेयर्स या करंट वगैरह आ जाता है वो। और इसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट आपका और ऐड हो जाता है, जो कि 5वां सब्जेक्ट रहता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट आपको इसके मेंस के पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका कुछ इस तरह का रहने वाला है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट आपके इसमें टोटल 5 रहते हैं, लेकिन इसे 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वो किस तरह देख लेते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हो आप। इसका जो फर्स्ट सेक्शन रहता है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट रहता है मैथमेटिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स का, 30 क्वेश्चन आपके इसमें रहते हैं। एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहता है। सेकंड आपका सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंट का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपका यहाँ रहता है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका पहला सेक्शन। पहले सेक्शन में आपको ये 2 सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। 30-60 क्वेश्चन आपके यहाँ फर्स्ट सेक्शन में हो जाते हैं। टोटल 180 नंबर का आपका फर्स्ट सेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसे सोल्व करने के लिए आपकी जो टाइम ड्यूरेशन रहती है वह 60 मिनट यानी कि 1 घंटा रहती है। इस 60 मिनट में आपको यह सेक्शन कंप्लीट करना होता है, लेकिन ये 1 घंटा भी आपको दोनों सेक्शन में हाफ हाफ डिवाइड करके दिया जाता है, यानी कि 30 मिनट में आपको मैथ्स का जो है सेक्शन सोल्व करना होता है और 30 मिनट में आपको रीजनिंग का जो है सेक्शन सोल्व करना होता है, ठीक है। अगर आप किसी सेक्शन के लिए 30 मिनट का टाइम पूरा कर देते हैं और उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आगे जो 30 मिनट बचते हैं जो कि दूसरे सेक्शन के हैं, वह आप इसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपका जो है टाइम सेक्शन वाइज बांट दिया गया है कुल मिला के। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड सेक्शन। इसमें भी आपको 2 सब्जेक्ट मिलते हैं। इसमें फर्स्ट आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज का और दूसरा आपका होता है जनरल अवेयरनेस। 45 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से देखने को मिल जाते हैं और जीएस के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन का आपका यह सेक्शन हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन का 3 नंबर यानी कि टोटल 210 नंबर का आपका यह सेकंड सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाता है। 20 मिनट जो है आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए होते हैं और 20 मिनट आपका जो है इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए हो जाता है। अगर आप किसी सेक्शन का पूरा टाइम लिमिट ख़त्म कर देते हैं तो दूसरे सेक्शन के टाइम लिमिट को आप पहले सेक्शन के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आता है तीसरा सेक्शन जिसमें आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एक सिंपल सा नॉलेज बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 60 नंबर का आपका ये सेक्शन रहने वाला है, लेकिन यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपकी जो फाइनल मेरिट है उसमें कंप्यूटर सेक्शन वाले जो नंबर्स होते हैं वह ऐड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट की। फाइनल मेरिट आपकी किस बेस पे बनती है? तो दोस्तों फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है CBT 1 स्टेज 1 जिसे हम कह सकते हैं, जो आपका अगस्त सितंबर में होना है, वह आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, जो आपको मेंस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल करता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी फाइनल मेरिट है पूरी तरह मेंस के एग्ज़ाम यानी कि CBT 2 पर बेस रहती है। CBT 2 में भी आपके जो 2 सेक्शन रहते हैं, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन, इसमें जो आपके 2-2 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। पहले सेक्शन में आपका रहता है रीजनिंग और मैथ, सेकंड में आपका रहता है इंग्लिश और जीएस, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शन के 4 सब्जेक्ट के जो मार्क्स रहते हैं, 180 का जो पहला आपका सेक्शन रहता है और 210 का आपका जो है दूसरा सेक्शन रहता है। टोटल जो है आपके नंबर हो जाते हैं दोनों सेक्शन को मिला के 390 नंबर, ठीक है। कंप्यूटर का मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कंप्यूटर का आपका जो सेक्शन रहता है मेंस के एग्ज़ाम में, वो ओनली क्वालिफाइंग होता है। उसके नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आपके जो इतने नंबर आ जाने चाहिए कि आप उस सेक्शन को क्वालिफाई कर लें, ठीक है। बाकी जो आपको फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जोड़ने वाले। आपके जो नंबर हैं फर्स्ट और सेकंड सेक्शन जो कि 180 और 210 नंबर का रहता है, टोटल आपके दोनों सेक्शन को मिलाकर हो जाते हैं 390 नंबर। इन्हीं 390 नंबर के बेस पर आपकी जो है फाइनल मेरिट निकल कर आती है, ठीक है। फाइनल मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज निकलती है, ठीक है। अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि पोस्ट कैसे मिलती है, यानी कि जो इसमें पोस्ट का और डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है SSC CGL में एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, वो कैसे किया जाता है, ठीक है। दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है ना, कैटेगरी वाइज तो बनती है लेकिन इसकी कट ऑफ पोस्ट वाइज भी बनती है, यानी कि हर एक पोस्ट के लिए एक कट ऑफ बनती है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो तो ही आपको उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए ज्वाइनिंग मिल पाती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपकी जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। उसके लिए कट ऑफ लग गई आपकी, आती है 390 में से 310 चली गई मान ले। तो अगर आप 310 नंबर लाके उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो तो ही आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइनिंग मिल पाएगी।
लेकिन अगर आप इससे कम नंबर लाते हो तो आपको यह पोस्ट पर ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। आपको जो है अदर पोस्ट जो आप जिसके लिए आप क्वालिफाई कर रहे हो उनके लिए ज्वाइनिंग मिल सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने 3-4 डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो उनमें से आपको कौन सी मिलेगी? जैसे कि आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए तो एलिजिबल नहीं हो, आपने कट ऑफ क्वालिफाई नहीं की है इसकी, ठीक है। लेकिन आप जो है सब इंस्पेक्टर की भी कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो। ये बात एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो है या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, उसकी पोस्ट क्वालिफाई कर उसकी जो है कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया आपने। सेक्शन हेड की क्वालिफाई कर ली, ऑडिटर की जो है वो क्वालिफाई कर ली। तो फिर इन सब में से आपको जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पोस्ट? तो दोस्तों उनमें से आपको जो है आपकी प्रेफरेंस के आधार पर आपको पोस्ट दी जाती है। जैसे कि आप जो है इसमें अप्लाई करते हो तो इसमें आपकी पोस्ट से रिलेटेड प्रेफरेंस मांगी जाती है। अगर आप कोई कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो आपको कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है, आप कौन सी पोस्ट सबसे पहले ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो आप जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देते हो और उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको वही पोस्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग में दे दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। हर एक विभाग की अलग अलग कट ऑफ होती है, लेकिन आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वह एसएससी सीजीएल की जो फाइनल कट ऑफ आती है वह कैटेगरी वाइज आती है। फाइनल फिर उसके बाद में जो है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की अलग से कट ऑफ रहती है, ठीक है। यानी कि अगर आपने कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ आती है अगर वो फाइनल कट ऑफ वो क्वालिफाई कर लिया तो किसी ना किसी पोस्ट पे तो आप क्वालिफाई हो ही जाते हो। तो इस तरह आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से भी यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाके कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो आपको जो आपकी प्रेफरेंस की फ़र्स्ट पोस्ट मिलती है। तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सी जॉब को प्रेफरेंस देनी है, कौन सी जो है पोस्ट आपके लिए अच्छी है, आपको कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट भी यहाँ पे मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको पे लेवल 4 से लेकर पे लेवल 8 तक की सैलरी देखने को मिल जाती है। आपकी जो सबसे कम सैलरी स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है 55,000 रुपये पर मंथ देखने को मिलती है। सबसे कम सैलरी जो है ना आपकी 55,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे रहती है और सबसे ज़्यादा सैलरी जो है आपकी 1 लाख से ऊपर यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। जो कि 1,30,000 तक भी जा सकती है, 1,50,000 तक भी आपकी सैलरी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं हम पे लेवल के हिसाब से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जो पे लेवल 4 की जो पोस्ट है उसमें आपको ग्रुप सी की जो पोस्ट देखने को मिल जाती है। इसमें आपकी सैलरी रहती है 55,000 रुपये पर मंथ से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ आपको देखने को मिल जाती है। पे लेवल 5 की जो ग्रुप सी की पोस्ट रहती है उसके लिए आपको यहाँ पे 60,000 से लेकर 92,000 तक की सैलरी देखने को 92,300 आपकी सैलरी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। पे लेवल 6 में आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 65,000 रुपये और मैक्सिमम सैलरी आपकी 1,20,000 के आसपास तक देखने को आपको मिल जाती है, ठीक है। लेवल 7 के लिए आपकी सैलरी 75,000 रुपये मिनिमम रहती है और मैक्सिमम सैलरी आपकी 1,40,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। पे लेवल 8 के लिए आपकी जो मिनिमम सैलरी रहती है 80,000 रुपये पर मंथ रहती है और जो मैक्सिमम सैलरी आपकी रहती है 1,50,000 तक की आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है सैलरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। जो प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन होने के बाद आपको किस जॉब पर कैसा काम करना होता है। तो दोस्तों आपका काम पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ पोस्ट है जो आपकी क्लेरिकल रहने वाली है, ऑफिस सेक्शन का काम रहता है। कुछ पोस्ट है जो आपकी वर्दी वाली रहने वाली है, जो इसमें आपको ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, आपको जो है पुलिस वालों का काम यहाँ पे करना होता है। इसमें 3 स्टार वर्दी भी आपको देखने को मिल जाती है।
जैसे कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह है, आईबी का हो गया, इन सब में आपको जो है वर्दी वाली जॉब देखने को मिल जाती है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहती है। अकाउंट्स वगैरह का काम रहता है तो उसमें आपको अकाउंट्स का सेक्शन देखने को मिलता है, वही फाइलों का, कंप्यूटर का, ये आपका काम रहता है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर आपको अपनी सिटी में ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसी ने पिछले साल से एक और अच्छा ऑप्शन कैंडिडेट को दिया है, इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार डे और टाइम का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, पिछले साल से ये स्टार्ट हो चुका है। अब अभी जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी कैंडिडेट्स ने अपनी सुविधा अनुसार डे, यहाँ तक कि टाइम का भी सिलेक्शन किया था कि आपको फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाना है या सेकेंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में। यानी कि सिटी ही नहीं, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से किस सिटी में आपको किस टाइम किस दिन एग्ज़ाम देना है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसमें एग्ज़ाम की जो रहने वाली है एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। जॉब लोकेशन की बात करें, ज्वाइनिंग की बात करें तो ये आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाती है आपकी जो जॉब लोकेशन है। वैसे आपको होम स्टेट में ही अधिकतर आपको जॉब देखने को मिल जाती है, दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट्स में आपको इसमें जॉब देखने को मिलती है, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। अगर आपने भी हाल ही में ग्रेजुएशन पास किया है, आप फ्रेशर हैं, तो इस भर्ती को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने एसएससी सीजीएल के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वैकेंसीज हाल में निकली हुई है, अभी काफ़ी टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्म फीस भी यहाँ पे काफ़ी कम रहती है और कुछ कैटेगरी के लिए तो बिल्कुल ही जीरो है, तो वो भी इसमें काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। वैसे तो मैंने आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एसएससी सीजीएल के बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।